हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये साइकोलॉजी का है जो आपका पेपर 2 आता है। मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी है तो इसलिए मैंने पेपर 2 में इसको ऑप्ट करा है। तो इसके नोट्स भी है मेरे पास में। सो इसमें जो साइकोलॉजी हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी की, मतलब ये आई कैसे थी। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो आपका साइकोलॉजी आया था वो आया था 1850 में। ये हुआ था कि जो साइकोलॉजी थी उसको सिर्फ जो फिलॉसफी होता है हमारा सब्जेक्ट उसका पार्ट मानते थे, ब्रांच मानते थे, एज अ होल उसको यूज नहीं करा हुआ था, ठीक है। बट 1850 के बाद में जो ये पूरा 1900 आया आपका और जो 2000 आया, इस टाइम तक आते आते साइकोलॉजी एक एज अ सेपरेट ब्रांच या सेपरेट सब्जेक्ट बन के निकला। और वही जो इमरजेंसी है उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। सो 3 मेजर इन्फ्लुएंसेस हुए थे 1850 से 1900 में। जो उस टाइम पे थे वो थे साइकोफिजिक्स, डार्विनियन बायोलॉजी और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। 1900 तक ये 3 बेसिक वो थे, सब्जेक्ट्स थे, या मतलब कह लो एरियाज थे जहां पे ज्यादा वर्क होता था, ठीक है। फिर एक ये बंदा था फ्रांसिस गाल्टन। He was the first scientist to do a systematic and statistical investigation of individual differences, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा जो साइकोलॉजी के साइड की हरकतें हैं वो इन साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है। सो फेज आए इसमें 1900 से लेकर 2000 तक। तो 15 इयर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड करा हुआ है। 1900 से 1915 तक का जो फेज था उस फेज को कहते थे द पायनियरिंग फेज पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेज था, मतलब जहां पे एकदम स्टार्टिंग की भी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या क्या हुआ था, जो फर्स्ट आपका बिनेट स्केल इंटेलिजेंस स्केल होता है वो बना था। स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट आपका, मतलब बहुत बढ़िया नहीं बट स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट आया था, बकिंघम स्पेल टेस्ट आया था और ट्रेब्यूज लैंग्वेज टेस्ट आया था, ठीक है। उसके बाद टाइम आया 1915 से लेके 1930 का। सो दिस वाज अ बून पीरियड फॉर जो टेस्ट डेवलपमेंट होता है ना, मतलब जो टेस्ट वगैरह बनते हैं आपके, पर्सनालिटी टेस्ट, ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, तो उन सब टेस्ट का पीरियड आया जो 1950 से लेके 1930 का था। इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स आई थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में? डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर स्कूल, अचीवमेंट बैटरीज बननी शुरू हो गई, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बने, वुड्सवर्थ पर्सनल डाटा शीट बनी, पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स बने, ठीक है। इसके बाद 1930 से 1945 को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा शिफ्ट था 1930 से पहले मेजर करने का, जो हम टेस्ट से मेजर करते थे, वो शिफ्ट हो गया इवेल्युएशन में, कि आपने मेजर तो कर लिया बट उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या आया उसको इवेल्युएट कैसे करोगे और कितना सही अंदाजा लगाओगे, ठीक है। फोकस ऑन पर्सनालिटी टेस्ट एंड मेथड, जो पर्सनालिटी टेस्ट और मेथड्स थे उन पे काफी फोकस हो गया था। उसके बाद आया आपका 1945 से 1960, दिस वाज द पीरियड ऑफ टेस्ट बैटरीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल यूज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो 1960 या 20th सेंचुरी से पहले पहले ये सब चीजें ऊपर नीचे हुई, मतलब साइकोलॉजी में, मतलब उतना ज्यादा अप्रोच नहीं था, उतना ज्यादा एडवांस नहीं था, बट ये की स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद 20th सेंचुरी के पहले पहले एंड आफ्टर 1960 कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी आ गई, जो साइकिल ऑफ क्रिटिसिज्म भी था जी हो गई। तो अब जो आपका डाटा कंप्यूटर में फीड हो रहा है, तो जिस स्पीड से आप उसको फीड कर रहे हो स्पीड से वो सेव भी है, उस स्पीड से कोई ना कोई उसको मिस यूज भी कर सकता है, चुरा भी सकता था, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रिटिसिज्म का एरिया भी था। और क्योंकि हम उतने एडवांस नहीं थे इस सेंचुरी में, मतलब जो आपका आईटी सेक्टर है वो उस टाइम पे सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी थी इसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। और इसी के बिगनिंग में जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट थे वो काफी ज्यादा ट्रिमेंडसली ग्रो हुए। जो आपके एजुकेशनल टेस्ट है, मेजरमेंट टूल्स है, टेक्निक्स है, 20th सेंचुरी की बिगनिंग में काफी सारे के सारे एडवांस हुए। जो आपका बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो आया। ये सबसे बढ़िया वहां पे इंस्ट्रूमेंट था फॉर मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद काफी अमेरिकन्स ने इसका रिवाइज टेस्ट भी दिया। और उसके बाद में एक थॉर्नडाइक हैंडराइटिंग स्केल भी आया। फिर वुड्सवर्थ का पर्सनल डाटा शीट वगैरह, जो भी सारे आपने अगर मास्टर्स करी उसमें पढ़े होंगे तो ये सारे के सारे टेस्ट वगैरह आए, ठीक है। उसके बाद
जो आपका साइकोलॉजिकल, मतलब ये आपका बेसिक्स है, ठीक है, कि 1900 और 20th सेंचुरी के इमर्जिंग में कैसा कैसा साइकोलॉजी का रहा, फेज क्या था। अब हम पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं वो किस तरह के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया तुम्हारा वेस्टर्न, एक हो गया तुम्हारा ईस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न हो गया अंग्रेजों वाला, ठीक है। ईस्टर्न हो गया आपका जो ये हमारा है, ठीक है। सो अगर आप ईस्टर्न की शुरुआत देखोगे कि वो ईस्टर्न की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो ईस्टर्न में हमारे पे क्या क्या है, भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड योगा, ठीक है। भगवद गीता को डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, जिसमें जो कृष्ण जी थे उन्होंने एज अ काउंसलर काम करा था अर्जुन के लिए, और अर्जुन का आप वहां पे क्लाइंट की तरह बात कर सकते हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब कृष्ण जी ने जो अर्जुन थे उनके जो फीचर्स, मतलब एंजाइटी जिससे अर्जुन को हो रही थी, उसके उन्होंने कुछ वो देखे थे सिम्टम्स जो थे ड्राई माउथ, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग ऑफ लेग्स, फियर, क्लाउडेड माइंड एक्सेट्रा। और कृष्ण जी ने इसीलिए इस सब को डायग्नोस करके उनको बताया कि आपको ये हो गया था कि अर्जुन डिडंट वांटेड टू फाइट, ठीक है। तो कृष्ण जी ने उनको फिर रिमाइंड कराया था कि वाई यू हैव टू चूज योर ड्यूटी टू फाइट एज अ वॉरियर एंड यू कांट लेट योर ब्रदर्स डाउन। और उन्होंने बोला कि यू हैव टू हैव अ डिटैच्ड अटैचमेंट इन लाइफ, ठीक है। डिटैच्ड अटैचमेंट का मतलब होता है कि जब तक आपके साथ में जो है तब तक आप उसके साथ में रहो, जब वो चीज चले जाए तो आप ऐसे रहो कि वो चीज कभी थी ही नहीं, ठीक है। भगवद गीता के बाद आया बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के लिए जो लॉर्ड बुद्धा थे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कपिला वस्तु है उनका, जो 6th सेंचुरी बीसी में थे वो। और इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 पाथ्स डिफाइन करे थे जो कि हेल्प करते एक इंसान को। और उसके बाद में जो आपके जो साइकोलॉजिस्ट है कार्ल जंग या फिर जोसेफ गोल्डस्टाइन या शेरॉन, ये सारे के सारे भी बुद्धिज्म के बारे में इन सबने पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये सब बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में हमारी जो ये बुद्धिज्म की बारे में बातें ये काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं। जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कार्ल जंग वगैरह इन सभी ने जो आपकी साइकोलॉजी है और बुद्धिज्म है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, और इसीलिए जो हमारा वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसमें काफी आपको हिंट्स मिलेंगे जो पहले के टाइम के, एंशिएंट टाइप के बुद्धिज्म की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सूफिज्म। सूफिज्म ये कहता है कि सूफिज्म जो एक वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है सूफी से, जिसका मतलब होता है योगी। इसका मतलब कि समवन हु हैव रीच्ड द गोल, ठीक है। सूफिज्म 3 चीजों पे फोकस करता है, आपका सेल्फ, हर्ट, सोल, नर्व्स, ये मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, QALB, काल्ब मे बी, या एल साइलेंट होता है शायद, काब, और रूह जो आपकी सोल होती है, ठीक है। सूफिज्म इन 3 चीजों पे फोकस करता है और ये कहता है कि जो आपका हर्ट है वो एक स्पिरिचुअल एजेंट है आपका जो फिजिकल और मेटाफिजिकल डायमेंशन है ह्यूमन बीइंग का, उसके बीच में, ठीक है। जो आपका अल्टीमेट एम है वो होना चाहिए सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ठीक है। इस चीज के बारे में जो ये सूफिज्म में बेसिक बात करता है। और लास्ट में आता है आपका योगा। तो योगा तो आपका बेसिक है कि मतलब उससे आप इंटरनली आपको काफी अच्छा मिलता है और मेंटल स्टेट के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो एकेडमिक साइकोलॉजी है इंडिया में उसकी बात करते हैं। तो आपका जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, इसमें विल्हम वुंड थे जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट लैब निकाली थी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है 1940 से लेकर लगभग 1960 तक, इसमें क्या हुआ था, तो 1940 से लेकर 1960 में क्या क्या आया था हमारे इंडिया में। 1954 में हमारा बना ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इन इलाहाबाद, फिर हमारा 1955 में बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, NIMHANS, दिस वाज द फर्स्ट वन टू बी ओपन इन बैंगलोर। एंड 1962 में आया हमारा हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ इन रांची। फिर 1970 से 1980 में जो हमारे वेस्टर्न थे वो कम होते गए साइकोलॉजी की फील्ड, और ईस्टर्न थी वो बढ़ती गई। वाई? बिकॉज इंडिया में अगर आप जो ये सारे टेस्ट बने हुए हैं इन्होंने वेस्टर्न वालों ने
अपने कल्चर को ध्यान में रख के बनाए थे, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्होंने बनाए थे उसका एम, ऑब्जेक्टिव और जैसे आप उसको इवेल्युएट करोगे वो सारा वेस्टर्नाइज्ड उस पे बेस्ड था, थीम पे, बट ईस्टर्न में वो अप्लाई हो ही नहीं रहा था। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, इंडियंस ने जब अपनी साइकोलॉजी को वो बूस्ट करना चाहते थे तो उन्होंने एंशिएंट विजडम का सहारा लिया इन सब का, और वेस्टर्न वाली को वो खारिज करते गए, ठीक है। और उसके बाद फिर 2000 की बिगिनिंग में जाके जो साइकोलॉजी थी वो काफी ज्यादा एक्सेप्ट होने लग गई, ठीक है। उससे पहले वरना लोग पागलों का डॉक्टर टाइप ही कहते थे, ठीक है। और इसमें इश्यूज भी यही थे। तो सबसे पहला है हमारा द कॉलोनियल एनकाउंटर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ये एक पॉलिसी अडॉप्ट करी कि जो हम यूरोपियन स्टाइल है एजुकेशन की, सिर्फ उसी को फंड करेंगे और किसी तरह के एजुकेशन को फंड नहीं करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे हमारे यहाँ पे भी, उसमें हर जगह पे यही जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी या यूरोपियन स्टाइल की एजुकेशन थी वही आई, ठीक है। और जो इंडियंस थे उन्होंने वही साइकोलॉजी पढ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे जो बाहर जा रहे थे वो भी जो वेस्टर्न वाली साइकोलॉजी है वही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हो गया कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी वो काफी ज्यादा आगे आ गई, ठीक है। और जो मॉडर्न साइकोलॉजी की टीचिंग और रिसर्च थी वो सबसे ज्यादा यूरो अमेरिकन के जगह पे होती थी और ब्रिटिशर्स के पीरियड में होती थी, ठीक है। ये इनिशियल फेज में इतना ज्यादा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स आ गए जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किल हुई थी कि हम अपना साइकोलॉजी को एनहांस कर पाए, ठीक है। फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ साइकोलॉजी का 1970 के बाद में, जिसमें हमारे यहाँ पे बट ऑफ कोर्स उतना सपोर्ट नहीं था यूनिवर्सिटीज का और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री बनना भी शुरू हुए थे। और उसके बाद में हमारे को उस टाइम पे कोई इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा था रिसर्च के लिए, बिकॉज ऑफ मास एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन वगैरह, जो भी हम कैंपस वगैरह में जा रहे थे, क्योंकि दिस वाज जस्ट द स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है। फिर लास्ट में आया लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। इसमें क्या हुआ, जो हमारा वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो 3 चीजों से बना है, ग्रीक हेरिटेज, मिडवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। और ये तीनों पीरियड ही ऐसे हैं जो आपका जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसको ध्यान में रख के बनाए गए, ठीक है। ग्रीक हेरिटेज में हमारी बात हुई है प्लेटो की, हिपोक्रेट की, सोक्रेट की। मिडवल पीरियड में हम बात करते हैं, दिस वाज द डार्क एज ऑफ रोमन एम्पायर। तो हर चीज उन्हीं के आसपास हुई थी। मिडवल पीरियड में ये हो गया था कि रोमन एम्पायर के टाइम पे सुपरस्टिशन और फियर बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। जिसको जो फ्लूइड है उसने बाद में अनकॉन्शियस वो बताया, हमारे अर्जेस वगैरह टाइप। तो ये सुपरस्टिशन और फियर वगैरह बढ़ गया था। और इसमें क्या हुआ कि फिर कुछ लोगों ने वहां पे स्टडी करा एनाटॉमी एंड द विलिंगनेस टू चेंज, जिसमें उन्होंने उनको एनलाइटन करा उनके खुद के बारे में। और इसके बाद क्या हुआ, उसकी वजह से जो लोग थे उनको हेल्प हुआ एंड दे फाइनली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो रियलिटी नहीं है। साइंटिफिकली अगर वो आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो वो बस आपके दिमाग में है, ठीक है, इट्स ऑल इन योर हेड टाइप करके। फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियड था उसमें क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी था वो एस्टेब्लिश हुआ था, यही वाला विलियम वुंट वाला, ठीक है। मतलब ये उसी के लिए बता रही हूँ मैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। और फिर ये जो मॉडर्न पीरियड है ये यही आया जो इन्होंने विलियम वुंट ने निकाला था, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है ये, जो इन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी निकाली थी, ठीक है। तो ये हमारे इश्यूज थे कि इनकी वजह से हम एक तो बढ़ नहीं पाए और इनका बढ़ता गया और हमारा घटता गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की। सबसे पहला हमारा स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म फोकस करता है, दिस वाज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट फोकसेस ऑन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अवर कॉन्शियस, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि जो हमारा कॉन्शियस है वो एक सिंगल यूनिट है और जो हमारा माइंड बनाता है। और स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज द, क्या लिखा है मैंने, द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म इंसान को ऐसे देखता है कि जो इसका माइंड है वो एक सिंगल यूनिट है और अगर आप माइंड को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो बर्थ से लेके प्रेजेंट तक वो आपने कैसे अचीव करे हैं या फिर मतलब उसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो मेथड यूज करते हैं वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि उनसे बात करके उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
Next is functionalism. Functionalism was given by John Dewey and William James. William James was the father of functionalism, and focus of functionalism was adaptive nature of mind and behavior which enables human to adapt to environment. ठीक है, फंक्शनलिज्म का बेसिक मतलब ये था कि जैसे हम इंसान अडेप्ट कर लेते सिचुएशन को, तो हम अपने माइंड और बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करते हैं, हमारा एडेप्टिव नेचर कैसे काम करता है, ये फंक्शनलिज्म का फोकस था. ठीक है, उसके बाद आपका स्कूल ऑफ थॉट आया गेस्टाल्ट का, जर्मनी में 1912 में मैक्स समथिंग एंड कुर्ट कोफ्ता, वोल्फगैंग खोलर, इन तीनों वगैरह ने इधर ये गेस्टाल्ट का नाम दिया था. और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट करा. व्हाई? बिकॉज गेस्टाल्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल. ठीक है, और इनका फोकस भी यही था. दे सेड द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म ये कहते हैं कि हम एक उसकी बेसिक यूनिट को पढ़ेंगे, मतलब कि नॉट द माइंड एज अ होल बट ओनली यूनिट ऑफ इट. बट गेस्टाल्ट कहता है कि जो होल है अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो काफी बेटर आएगा, क्योंकि आप पिक्चर को एज अ होल देखोगे, आप पार्ट्स पे फोकस करके आप खो जाते हो और मतलब आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है. ठीक है, फिर आया हमारा स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म. स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म का है जो 1910 में आया बाय जॉन बी वॉटसन. उनका फोकस था कंसर्न विद द बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियरिज्म के बारे में जॉन बी वॉटसन ने बात करी थी. उसके बाद आपका आया साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. ह्यूमन बिहेवियर, इस पे एक वो भी है सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे. उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया था, और उन्होंने जो हमारी हिडन अर्जेस या अनकॉन्शियस कहते हैं, जिसको हम पास्ट एक्सपीरियंस या जो हमारी ड्राइव्स होती है उनके बारे में बात करी थी. और उन्होंने भी जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको यूज करके ही ये फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस वगैरह का यूज करके साइको एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करी थी कि जो लोग होते हैं वो एक अनकॉन्शियस तरीके से कैसे सोचते हैं और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, अर्जीज या ड्राइव्स हैं वो कैसे उनको यूज करते हैं, या फिर मतलब उनको कैसे वो मोटिव डाइवर्ट करती है. ठीक है, इसके बाद में उन्होंने कहा था कि जो अनकॉन्शियस है वो डीपेस्ट लेवल होता है. और फ्रॉइड ये बिलीव करता था कि जो ह्यूमन बीइंग है ही इज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सुटेबल एंड सोशली एक्सेप्टेड वे, जिसकी वजह से वो अपना अनकॉन्शियस अर्जीज या इम्पल्स को एक्सप्रेस कर पाए. और फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस की मदद से ही सेड दैट दिस वाज अ वे टू अप्रोच द अनकॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन. ठीक है, उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी आई जिसमें साइको एनालिसिस प्लस बिहेवियरिज्म मिक्स था. इसकी ये अप्रोच थी और इसका फोकस था ऑन पीपल. नहीं, इसने बोला कि जो पीपल हैं दे आर कॉन्टिन्यूअली लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज टू ग्रो एंड टू बिकम बेटर टू एक्सपीरियंस सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी का ये फोकस था कि मतलब पॉजिटिव गिनाओ ना कि हाँ वो कर सकते हैं. ठीक है, फिर आई एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी. इसका मतलब था, इसका फोकस था मेक कॉन्टेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विद द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव एंड अवेयर, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच. ठीक है, फिर ट्रांसपर्सनल का फोकस था स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंसेस को समझना. मल्टीकल्चरलिज्म का फोकस था सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, मतलब नाम से आपको बेसिक ये और ये तो नाम से समझ आ जाएंगे. ठीक है, बस तो ये आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. उसके बाद हमारा आता है 4 फेमस स्कॉलर्स जो साइकोलॉजी के थे. तो इसमें आपका आएगा विल्हेम वुंट, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स एंड विल्हेम डेल्थे. ठीक है, पता नहीं क्या कहते हैं इसमें, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. विलियम वुंट है, विलियम डेल्थे, विलियम जेम्स. ठीक है, चचा 1, चचा 2, चचा 3. सो चचा 1 ने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया था वॉलंटियरिज्म, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माइंड. इसमें उन्होंने मेथड यूज करा था इंट्रोस्पेक्शन, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है मतलब जिस चीज का यूज होता है वो होते हैं हमारे थॉट, इमेजेस और फीलिंग्स. ठीक है, ये इन्होंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दी थी जिसमें वॉलंटियरिज्म में इन 3 चीजों का काम होता है. विलियम वुड ने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी खोली थी, वही जो आपकी यूनिवर्सिटी थी लिप्जिग में जर्मनी में, और 1879 में. दिस वाज द फर्स्ट लेबोरेटरी ही डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी. और ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका फर्स्ट स्टेप माना जाता है. उसके बाद उन्होंने जो ये वॉलंटियरिज्म था, इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माइंड, इस पे काम करा था. और इस पे काम करने के लिए ही मोस्टली रिलाइड ऑन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो आप मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हो.
और इंट्रोस्पेक्शन से इनका मतलब था ऑब्जर्व करना एंड रिकॉर्ड करना एक जो आपका खुद का परसेप्शन, थॉट्स और फीलिंग्स हैं, या फिर आप जिस बंदे को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो उसका, ठीक है। उसके बाद इनका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन था इंसान को जानने में वो था स्टडिंग अबाउट जो थॉट्स, फीलिंग्स और इमेजेस हैं उसके बारे में, और जो मतलब ये तीनों चीजें हमारी बेसिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके लिए हेल्प करती है हमको, ठीक है। फिर आया सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड इन्फ्लुएंशियल है काफी साइकोलॉजी में, और वो फोकस करा उन्होंने जो एक पेशेंट की सफरिंग होती है, जो हिस्टेरिया और न्यूरोसिस होता है, और हिस्टेरिया एंशिएंट डायग्नोस था डिसऑर्डर के लिए, जिसमें मोस्टली जो विमेन को होता है, जिसका सिम्टम होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, और इसमें जो बेसिक सिम्टम होता है वो फिजिकल नहीं होता है बट सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है। और इसमें जो फ्लूइड थे उन्होंने ऑब्जर्व करा थ्रू साइको एनालिसिस और जो आपका फ्री एसोसिएशन वगैरह होता है कि फिजिकली उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है बट इमोशनली वो काफी अनस्टेबल होते हैं। और इन्होंने जो ये मेथड्स वगैरह यूज करे थे जिसमें वो एक डार्क रूम में अगले को ये कोशिश करते हैं कि अगला सो जाएगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा हिप्नोटाइज करके उसके हिडन जो उसके ड्रीम एनालिसिस टाइप कर लो या फिर उससे वो बात करके इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करते थे कि उसके अंदर चल के रहे किस तरह की वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो साइको एनालिसिस ये इन्होंने मेथड यूज करा था जो फ्रूड ने निकाला था 20th सेंचुरी के अराउंड में, और ही बिलीव दैट वी आर ड्रिवन बाय द सेम इंस्टिंक्ट एज एनिमल्स, जो कि प्राइमरीली होती है हंगर, सेक्स और एग्रेशन, और हम इन्हीं के आसपास स्ट्रगल करते रहते हैं इन सोसाइटी, और यही चीजें हमारा जो इम्पल्स है उसको कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं, ठीक है। उसके बाद आए विलियम जेम्स। ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, और उन्होंने स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म निकाला था। फटाफट याद करके बताओ फंक्शनलिज्म होता क्या है, तुम्हारे पास में 10 सेकंड है। नहीं आया ना सारे। फंक्शनलिज्म जॉन डुई ने दिया था, विलियम जेम्स जिसके पापा हैं, फोकस करा था अडेप्टिव नेचर ऑफ माइंड और बिहेवियर पे, ठीक है। फंक्शन हम अडेप्ट कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंट में थ्रू अवर नेचर और बिहेवियर, बुद्धू। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस और जो आपका बिहेवियर है उसको भी कह सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में आए विल्हम डिल्टे, और ही क्लेम्स दैट ऑल द ह्यूमन साइंसेज आर इंटरप्रिटेटिव एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट, और उन्होंने दो तरह की ये डिस्टिंक्शंस दी थी बिटवीन एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी और डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी। उन्होंने ये बोला कि जो एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब तीसरे बंदे के व्यू पॉइंट से वो एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी कहते हैं। और जिसमें जो डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी है दिस अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लिसिट हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस कवर इन अ स्ट्रक्चरल नेक्सस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब अलग अलग मान लो 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तीसरे बंदे के व्यू पॉइंट से उन 2 बंदों को क्या चल रहा है वो एक्सप्लेनेटरी है, और तीनों का अगर आप दिमाग का तीनों का दिमाग देखोगे कि अलग अलग बंदे ने अपने तरफ से क्या क्या बोला है, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद आया आपका लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, ठीक है, ये खत्म हो गया 4 फोकस। फिर आया आपका लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, ये वाज गिवन बाय ओटो न्यूरथ। लॉजिकल एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि जो भी हमारी नॉलेज है वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है, ठीक है। और इसको हायक ने अपोज करा था क्योंकि हायक ये कहते हैं कि हम अपने सेंसरी इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स की मदद से जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जो हमारा सेंसरी वर्ल्ड है इसी की मदद से हम सेंस करते हैं। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो हमारी बियॉन्ड एग्जिस्टेंस है या नहीं। और उन्होंने बोला कि जो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है, तो जैसे जो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है उसमें यही सब आएगा कि जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो और जिसके लिए आपके पास में डाटा वगैरह आ पाए। सो अगर आप इसमें मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो आप देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन चीजों को लॉजिकल एम्पिरिसिज्म खारिज कर देगा, ठीक है। और हायक ने इसको अपोज करा। हायक ने बोला कि नहीं, हमारी सेंसरी इनपुट्स के थ्रू भी हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो
इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम में जो ऑन्टोलॉजी है ये आपका खत्म हो गया। लॉजिकल एम्पिरिज्म एक वर्ड था तो मैंने बता दिया। कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम में 3 आपके पार्ट्स हैं। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रियलिटी ऑफ बीइंग, मतलब कि द नेचर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आपका जो रियलिटी है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आया आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टम इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है नॉलेज। एपिस्टम का मतलब नॉलेज होता है और इसमें हम स्टडी करते हैं हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड और हाउ द रियलिटी ऑफ ट्रूथ इज नोन, ठीक है। मतलब कि जो आपकी नॉलेज है वो आप एक्वायर कैसे करते हो, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हो, जो नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है या उसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द नोअर एंड द नॉलेज। तो ये सारे क्वेश्चंस ये हम एपिस्टोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब है हु वी आर, अपने बारे में, और ये 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड है जिसका मतलब है कॉग्निटिव सेल्फ, इफेक्टिव सेल्फ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्फ। कॉग्निटिव सेल्फ का मतलब है कि एवरीथिंग वी नो और थिंक वी नो अबाउट अवर सेल्फ, मतलब कि जो भी आपका दिमाग है आपके माइंड से रिलेटेड होता है कॉग्निटिव सेल्फ। इफेक्टिव सेल्फ आपका फीलिंग्स, जो आपका इमोशनल कंपोनेंट है वो, और एग्जीक्यूटिव सेल्फ इज द बिहेवियरल स्टडी, मतलब कि जो अपने बिहेवियर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो आपका इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हो गया। बाय।